प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे साइकोलॉजी मनोविज्ञान। साइकोलॉजी मनोविज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह एक सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण विषय न होकर के आपके जीवन में भी इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मनोविज्ञान की यदि हम बात करते हैं, कई बार विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से कि सर हमें एसटेट की तैयारी करनी है, सीटेट की तैयारी करनी है, और उस परीक्षा की दृष्टि से बच्चे रटना शुरू कर देते हैं साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने का विषय नहीं है। साइकोलॉजी को हमें रटना नहीं है, साइकोलॉजी को हमें पढ़ना नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी को समझना है, एक समझने का विषय है। और जब तक हम कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक उसके कंसेप्ट पर नहीं जाने की कोशिश करेंगे, जब तक रटते रहेंगे, ज्यों का त्यों आपको किसी भी एग्जाम में नहीं मिलने वाला। और जब तक चीजों को हम रटते रहेंगे, उसका हम दैनिक जीवन में उपयोगिता भी नहीं जान पाएंगे कि साइकोलॉजी की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। तो जब तक आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ना तो आपके परीक्षा की दृष्टि से काम आने वाला है और ना ही आपके दैनिक जीवन में भी काम आने वाला है। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी देखिएगा, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि साइकोलॉजी है क्या। क्या है मनोविज्ञान जो हम रीड कर रहे हैं? मनोविज्ञान आया कहां से है? मनोविज्ञान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है? मनोविज्ञान की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है? मनोविज्ञान का विकास क्रम, उसका इतिहास क्या है? मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र क्या हैं? हम इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि साइकोलॉजी किस प्रकार से, इसका इतिहास कैसा रहा है और कैसे इसकी शुरुआत हुई है, और शुरुआत करते करते आज यह किस मोड़ पर खड़ा है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान साइकोलॉजी। यदि हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका इतिहास वैसे तो बहुत ही पुराना है, दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। यदि हम बात करते हैं, एक विषय होता था दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, और जो आज एक हम स्वतंत्र विषय पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, यह इसी दर्शन शास्त्र से निकला है। प्राचीन सदियों की बात है, सदियों पूर्व या शताब्दियों पूर्व इसी दर्शन शास्त्र के अधीन हम किसको पढ़ते थे? मनोविज्ञान को पढ़ते थे। जिस प्रकार हम अंग्रेजों के गुलाम थे और फिर धीरे धीरे हमने स्वतंत्रता हासिल की, ऐसा ही कुछ मनोविज्ञान के साथ भी रहा। मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय नहीं था, यह फिलॉसफी या जिसे आप दर्शन शास्त्र बोलते हैं, उसके अंडर रीड किया जाता था। और धीरे धीरे चलकर दार्शनिकों ने और उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट ने प्रयास किया और इसे स्वतंत्र विषय बनाने की कोशिश की गई। तो देखिएगा, यदि हम बात करते हैं, एक दार्शनिक हैं जिनका नाम है अरस्तु। प्रिय विद्यार्थियों, अरस्तु दार्शनिक क्या किया? यदि हम बात करते हैं अरस्तु या एरिस्टोटल कहें, अरस्तु ने सबसे पहले मनोविज्ञान को डिफाइन करने की कोशिश की, सबसे पहले मनोविज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश की। देखिएगा, अरस्तु ने क्या बताया? अरस्तु ने कहा कि आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान का हमारा काम क्या है? क्यों हमें आवश्यकता पड़ी है? क्योंकि जो ये मनोविज्ञान है, यह चीजों को जानना सिखाता है। यह चीजों को जानना सिखाता है। और क्या हुआ? अलग अलग दार्शनिक आए, साइकोलॉजिस्ट आए, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग विषय वस्तु बताई। जिस प्रकार हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए अलग अलग विषय वस्तु ले लेते हैं, जैसे कि आप कई बार मान लो आप एसटेट की ही तैयारी कर रहे हैं, सबका लक्ष्य टारगेट तो एक ही है कि एसटेट क्लियर करना या सीटेट क्लियर करना। हो सकता है कोई किसी बुक से रीड कर रहा है, कोई किसी दूसरी बुक से रीड कर रहा है। इसी प्रकार इन सबका जितने भी दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका विषय क्षेत्र तो एक ही रहा है, चीजों को कैसे जाना जाए,
यानी वही आपका मनोविज्ञान है। किस प्रकार चीजों को जाना जाए, तो अरस्तु ने सबसे पहले इस मनोविज्ञान को परिभाषित किया किस रूप में? आत्मा के विज्ञान के रूप में। इन्होंने कहा कि जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे, आत्मा को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम मनोविज्ञान को नहीं जान पाएंगे। तो देखिएगा, अरस्तु ने बताया कि आत्मा का विज्ञान ही आपका क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। फिर देखिएगा, अरस्तु ने कहा कि आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। सबसे पहले इन्होंने इसको परिभाषित कर दिया। अब कुछ लोग इनके भी समर्थन में आए, जिन्होंने माना कि हां, आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। इसके समर्थन में आने वाले व्यक्तियों को देख लेते हैं। इसके समर्थन में जो आने वाले व्यक्ति थे, प्लेटो और डेकार्टे। जो आपके सामने प्लेटो लिखा है, प्लेटो इसी अरस्तु के गुरु थे। जो एक दार्शनिक, प्लेटो भी एक दार्शनिक थे और जो अरस्तु हैं ये भी एक दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। और जब दर्शन शास्त्र के अधीन ही ये मनोविज्ञान होता था, सदियों पूर्व की बात है, जब तक तो कैलेंडर वर्ष आपका शुरू भी नहीं हुआ था, जिसे आप इतिहास में ईसा पूर्व बोलते हैं, कैलेंडर शुरू होने से पहले। तब तक तो अरस्तु ये बात बता चुके थे कि हाँ, आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान होता है। और अरस्तु के ही गुरु प्लेटो ने भी इस बात का समर्थन किया कि हाँ, मेरे शिष्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आत्मा का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है। लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि आप समझने की कोशिश करें, आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करें। आत्मा के बारे में जानेंगे तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे, अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे, आप दूसरे को भी पहचान पाएंगे। क्या हुआ? सदियों तक यही बात चलती रही और चलती रही कि हां, आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। वो कहते हैं जंगल का राजा कौन? शेर। कब तक? जब तक सवा शेर ना टकरे तब तक जंगल का राजा शेर। हुआ क्या? ये बात चलती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आया, दौर बदला। बात है 16वीं शताब्दी की, 16वीं सदी के अंत तक, 16वीं सदी के अंत तक यही बात चलती रही। कौन सी? कि सारे लोग मानते रहे अरस्तु की बातों को कि हां, जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। देखने में तो मनोविज्ञान हमें ऐसा लग रहा है मन का विज्ञान, लेकिन अरस्तु ने इस बात से इनकार किया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं होकर के ये आत्मा का विज्ञान है। और 16वीं सदी आ गई। 16वीं सदी आते आते इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। अमान्य करने के पीछे क्या रीजन था? जैसे मैंने कहा कि जंगल का राजा शेर, जब तक सवा शेर ने टकरे। फिर क्या हुआ? पेम्पोनोजी आए। पेम्पोनोजी या पोम्पोनोजी या पेम्पोलॉजी, कोई भी लिखा मिल सकता है। पेम्पोनोजी। पेम्पोनोजी ने क्या बताया? पेम्पोनोजी ने कहा कि आत्मा का विज्ञान नहीं है। जो भी अरस्तु के समर्थक थे, अरस्तु तो जब तक पेम्पोनोजी ने इस परिभाषा को चेंज किया तब तक तो अरस्तु दुनिया छोड़ करके चले गए थे। जिसको हम इतिहास में सिकंदर के नाम से जानते हैं, आपने भी सुना होगा, वो सिकंदर इन्हीं अरस्तु के शिष्य हुआ करते थे। जो जीता वही सिकंदर, जो आप जानते हैं इतिहास में, तो जो सिकंदर हैं वो इन्हीं अरस्तु के शिष्य हुए थे। और जो अरस्तु हैं वो, जैसा पीछे हमने नाम लिखा प्लेटो, उनके शिष्य हुए। तो देखिएगा पेम्पोनोजी ने क्या कहा। पेम्पोनोजी ने कहा कि आत्मा का विज्ञान नहीं है। इसके पीछे पेम्पोनोजी ने अरस्तु के समर्थकों से प्रश्न दाग दिए, जो उस बात को लंबे अरसे तक आगे बढ़ा रहे थे, अरस्तु की बातों को, कि हां, आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो पेम्पोनोजी ने उन लोगों से पूछा, आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का रंग रूप कैसा है? उसकी आकृति क्या है? उसकी बनावट क्या है? इन सब बातों का जवाब पेम्पोनोजी ने जो पूछा उनसे प्रश्न, उनके पास जवाब नहीं था। तब पेम्पोनोजी ने कहा कि भाई साहब देखिए, जिसका नाम ही मनोविज्ञान है, नाम ही मनोविज्ञान है, तो यहां आत्मा का तो कोई जिक्र ही नहीं होता। यानी ये किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान। किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान। यह बात लोगों को समझाने की कोशिश की।
जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि पहले कई सालों तक कांग्रेस अथवा यूपीए का राज रहा, फिर मोदी राज आया, भाजपा का राज आया, यानी धीरे धीरे बदलाव हुआ, समय का फेर बदला। ठीक उसी प्रकार इतिहास भी साइकोलॉजी का ऐसे ही रहा। अरस्तु ने जो बातें बताई वो लंबे अरसे तक, लंबे समय तक चलती रही। फिर पेम्पोनोजी ने आके कहा कि नहीं, आत्मा को जाना नहीं जा सकता, आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता, आत्मा के बारे में कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आती। तब पेम्पोनोजी ने कहा इसको भूल जाइएगा और आज से क्या मानिए, मन का विज्ञान। कौन सी सदी में? 16वीं सदी के अंत में तो यह परिभाषा अमान्य करवा दी। कौन से? आत्मा का विज्ञान। और 17वीं सदी के शुरुआत में क्या लागू हो गया कि मनोविज्ञान आज से आत्मा का विज्ञान न होकर के मन का विज्ञान है। जो मार्केट में आपने सुना होगा, बहुत से लोग बाजार में कहते हैं मैं सामने वाले का मन पढ़ लेता हूं। उनके गुरु कौन हैं? उनके गुरु यही पेम्पोनोजी हैं, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को कहा कि आप अपने मन के बारे में जानिए। वो कहते मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो पेम्पोनोजी ने दुनिया को बताने की कोशिश की कि किसका विज्ञान, कि अपने मन के बारे में जानिएगा। अपने मन के बारे में जानेंगे तो समझ लीजिएगा हम व्यक्ति की पहचान करना सीख गए हैं। और विषय यही था, मनोविज्ञान क्या सिखाता है? चीजों को जानना सिखाता है। तो पेम्पोनोजी ने कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान। यदि हम इससे पीछे जाने की बात करते हैं, देखेगा इससे पीछे जाएं तो हम एक बात करते हैं। यहां पर बात है रुडोल्फ गोयकल। रुडोल्फ गोयकल सन 1590, गोयकल है यहां पे, सन 1590। रुडोल्फ गोयकल ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। ध्यान से सुनिएगा, रुडोल्फ गोयकल ने सन 1590 में एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम है साइकोलॉजिया, और यह मनोविज्ञान की पहली पुस्तक भी है। ध्यान रखिएगा, यहां से भी आपके इसी लाइन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि पहली मनोविज्ञान की पुस्तक कौन सी है, तो हम कहेंगे साइकोलॉजिया। कब लिखी गई? सन 1590 में। और साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? रुडोल्फ गोयकल। इस पुस्तक को सबसे मेन ये क्या है, जो ये साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। देखिएगा 4-5 क्वेश्चन बन चुके हैं इसी लाइन से। इस पुस्तक में क्या किया गया? साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग। साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। अब देखिएगा, कई विद्यार्थी सोचेंगे, कई कहेंगे सर 1590 में पुस्तक लिखी गई और पहली बार साइकोलॉजी का प्रयोग किया, और सर ने अभी कहा था अरस्तु तो जब तक कैलेंडर वर्ष भी नहीं शुरू हुआ था तब तक दुनिया छोड़ के चले गए और उन्होंने पहली बार परिभाषित किया। बिल्कुल आप ठीक सुन पा रहे हैं, और आपके इसी संशय को दूर भी किया जाएगा जो आपके मन में संशय है। देखिएगा अरस्तु ने क्या किया है, अरस्तु ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक नाम हुआ करते थे, कृष्ण भी कहते थे, उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था, कन्हैया के नाम से भी जाना जाता था, घनश्याम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक उसी प्रकार साइकोलॉजी को प्राचीन समय में साइकोलॉजी नहीं कहा जाता था। जैसे आपके भी 2 नाम होंगे, घर पे अलग नाम से पुकारते होंगे, बाहर अलग नाम से, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है आपके दोनों नाम एक ही समय एक ही दिन पड़े हों। ठीक उसी प्रकार साइकोलॉजी तो पहली बार इस शब्द का प्रयोग तो सन 1590 में हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि साइकोलॉजी का इतिहास भी 1590 से शुरू होगा। नहीं, इतिहास तो बहुत लंबा है। साइकोलॉजी का जो इतिहास है वो तो बहुत लंबा है, लेकिन उसे उस समय प्राचीन समय में साइकोलॉजी नहीं मनोविज्ञान कहते थे। और यदि मैं और डीपली जाने की बात करूं तो बिल्कुल प्राचीन समय में, प्रारंभ के समय में तो मनोविज्ञान भी नहीं कहते थे। कई विद्यार्थियों को तो पता भी नहीं होगा कि मनोविज्ञान को प्राचीन समय में प्रारंभ में क्या कहा जाता था। तो सुनिएगा, मनोविज्ञान को प्रारंभ में मानसिक दर्शन के नाम से जाना जाता था। मानसिक दर्शन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? मनोविज्ञान को प्रारंभ में मानसिक दर्शन नाम से जाना जाता था।
तो देखिएगा, यदि मैं बात करता हूं कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, आपके मन में अब यह भी क्वेश्चन उठा होगा कि सर मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो बताइएगा। आप सोच रहे होंगे सर रुडोल्फ गोएकल। बिल्कुल भी नहीं है। रुडोल्फ गोएकल ने तो सिर्फ क्या किया है, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में, कब, सन 1590 में। और साइकोलॉजिया नामक पुस्तक मनोविज्ञान की या साइकोलॉजी की पहली पुस्तक है, लेकिन इतिहास मैंने कहा कि बहुत लंबा है। मनोविज्ञान का इतिहास तो अरस्तु प्लेटो के समय से, अरस्तु प्लेटो के दौर से ही प्रारंभ हो जाता है। जब तक कैलेंडर वर्ष शुरू भी नहीं हुआ था, ईसा पूर्व से ही इसका इतिहास शुरू हो जाता है। और अरस्तु ने सबसे पहली बार लोगों को बताया कि मनोविज्ञान या जो मानसिक दर्शन जिस नाम से जानते थे, ये क्या है, ये मन का दर्शन नहीं, मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं। अरस्तु ने कहा था ये आत्मा का विज्ञान है। इसीलिए मैं कह सकता हूं, जब पहली बार कोई आपसे पूछे मनोविज्ञान को पहली बार परिभाषित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो आपके अरस्तु थे। और यदि साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग कहां किया गया, किसने किया, तो हम रुडोल्फ गोएकल का जिक्र करेंगे। मनोविज्ञान का जनक पूछेंगे तो रुडोल्फ गोएकल नहीं, अरस्तु को बताएंगे। क्यों अरस्तु को बताएंगे? क्योंकि मनोविज्ञान के ऊपर सबसे पहली बार यदि कोई चर्चा हुई है तो वो अरस्तु प्लेटो के दौर में हुई है, तो इसलिए मनोविज्ञान का जनक हम अरस्तु को मानेंगे। तो फिर देखिएगा क्या हुआ, रुडोल्फ गोएकल ने सन 1590 में पहली बार मनोविज्ञान के ही पर्यायवाची अथवा मनोविज्ञान के ही साइनोनियम के रूप में किस शब्द का भी प्रयोग कर दिया, साइकोलॉजी, जिसे आज आप मनोविज्ञान की जगह साइकोलॉजी भी कह रहे हैं। उसका इतिहास, शब्द का इतिहास पुराना नहीं है, शब्द तो पहली बार 1590 में, जबकि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत ही पुराना है। तो देखिएगा, आत्मा के विज्ञान लंबे अरसे तक चलता रहा था। 16वीं सदी के अंत तक यही परिभाषा आपके सामने चलती रही थी कि हां, आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, कि आत्मा को जान लीजिए तो सब कुछ जान लिया। क्योंकि मनोविज्ञान चीजों को जानना सिखाता है। यही बात कि मनोविज्ञान चीजों को जानना सिखाता है। विषय वस्तु अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट या दार्शनिक की विषय क्षेत्र एक ही रहा था, कैसे मानव को जाना जाए। और आत्मा, अरस्तु ने कहा था आत्मा के द्वारा जाना जाए, कि आत्मा का अध्ययन करेंगे तो व्यक्ति को जाना जा सकता है। लेकिन पेम्पोनोजी आए, इनका भी विषय क्षेत्र तो वही था, कैसे व्यक्ति को जाना जाए, क्योंकि मनोविज्ञान चीजों को जानना सिखाता है। लेकिन विषय वस्तु चेंज कर ली। जैसे आपका लक्ष्य तो एस्टेट पास करना है, हो सकता कोई अलग विषय वस्तु से एस्टेट पास कर रहा है, कोई अलग विषय वस्तु से पास कर रहा है। अब पेम्पोनोजी ने विषय वस्तु क्या ली, इन्होंने कहा मन नहीं, आत्मा नहीं, सॉरी, मन को विषय वस्तु बनाएंगे और मन को जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा व्यक्ति के मन को पढ़िएगा, सामने वाले व्यक्ति के मन को जानना सीखेंगे तो समझ लीजिएगा मनोविज्ञान का पता लगा लिया। अब क्या हुआ, 17वीं पूरी सदी भी मन का विज्ञान ही माना जाने लगा। सभी लोग मानते रहे, सभी लोग कि हां मन का विज्ञान है। 17वीं सदी आई, 17वीं सदी भी चली गई, 18वीं सदी भी पूरी चली गई। वो कहते हैं जंगल का राजा शेर, कब तक, जब तक सवा शेर ना टकरे। 200 सालों तक पेम्पोनोजी ने ही राज किया, अथवा इसके समर्थकों ने, अथवा इसकी दी हुई बातों का ही प्रचलन चलता रहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। और पेम्पोनोजी के समर्थन में कौन व्यक्ति आए, पेम्पोनोजी के समर्थन में आने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है, पेम्पोनोजी के जो समर्थन में आए, थॉमस रीड, थॉमस रीड, इसके अलावा बर्कली, इसके अलावा जॉन लॉक, जॉन लॉक। यानी इन लोगों ने कहा वैसे तो समर्थन में पूरी पब्लिक होती है, लेकिन पब्लिक का नाम नहीं होता, कुछ लोगों का नाम, जो मुख्य लोग होते हैं उनका नाम होता है। तो ये समर्थन में आए थॉमस रीड, बर्कली और जॉन लॉक। हम क्यों समर्थकों की भी चर्चा कर रहे हैं, जैसे हमने आत्मा के अध्ययन में भी समर्थकों की चर्चा की कि आत्मा के अध्ययन में प्लेटो, डेकार्टे आए। क्योंकि कई बार क्या होगा, क्वेश्चन इस प्रकार पुट कर देगा कि आत्मा के विज्ञान को परिभाषित किसने किया, ऑप्शन मिल गए, अरस्तु, वॉटसन,
इसके अलावा जॉन लॉक, इसके अलावा थॉर्नडाइक, तो आंसर अस्तु दे दिया, लेकिन क्वेश्चन पुट कर दिया कि आत्मा के समर्थन में कौन से व्यक्ति आए, आत्मा के बारे में इनमें से किसने बताया। ऑप्शन में यदि अरस्तु नहीं मिला, ऑप्शन में मिल गया प्लेटो, जॉन लॉक, बर्कली, थॉमस रीड, तो आंसर हमें प्लेटो लगाना है। इसलिए इनका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन उसके समर्थन में आए हैं। तो ये लोग तो आत्मा के समर्थन में थे, धीरे धीरे उस परिभाषा को बदला गया और हुआ ये, रुडोल्फ गोएकल ने तो पहली बार 1590 में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब हम चर्चा इसकी भी कर लेते हैं एक बार कि साइकोलॉजी, जो आपका साइकोलॉजी शब्द है, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए देखिए क्या है साइकोलॉजी। जो आप देख पा रहे हैं साइकोलॉजी शब्द, साइकोलॉजी शब्द की यदि मैं बात करता हूं गैरिट के अनुसार, गैरिट नाम के एक व्यक्ति हैं और इस गैरिट के अनुसार जो साइकोलॉजी शब्द है, यह इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से मानी जाती है। साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से मानी जाती है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा, कई बार हो सकता है ऑप्शन में ग्रीक भाषा ना मिले तो इसके साथ साथ दूसरा यूनानी भाषा, यूनानी भाषा। जैसे मैं कहूं कोई शब्द है और वो संस्कृत का शब्द है और ऑप्शन में यदि संस्कृत भी पड़ा है तो संस्कृत टिक करेंगे, यदि संस्कृत ऑप्शन में नहीं है और वो शब्द दे दिया तो हम कहेंगे भारतीय भाषा। ठीक उसी प्रकार ग्रीक भाषा, ग्रीक ऑप्शन में ना है तो क्या टिक करेंगे? यूनानी भाषा। तो गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से मानी जाती है और साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लॉगस, साइकी प्लस लॉगस ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा, जिसमें या इंग्लिश में मैं बात करता हूं इससे पहले, क्योंकि ये तो ग्रीक भाषा के हैं, साइकी प्लस लॉगस, इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करता हूं तो सोल, साइकी का अर्थ है सोल और लॉग्स का अर्थ है स्टडी, लॉग्स का अर्थ है स्टडी। सोल को हिंदी में बोलें तो आत्मा और स्टडी को हिंदी में बोलें तो अध्ययन। यानी कहने का मतलब यह हुआ साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। देखने में तो साइकोलॉजी का हिंदी में मीनिंग मनोविज्ञान, देखने में तो मन का विज्ञान लग रहा है, लेकिन जब ये पता किया कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, एक बार नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि साइकोलॉजी, नेट के एग्जाम में क्या पूछा कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, और ऑप्शन दिए गए अंग्रेजी भाषा, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा और डी ऑप्शन ये सभी। अब आप जान ही गए होंगे इसका आंसर, और बहुत से बच्चों ने तो इसका आंसर लैटिन भाषा लगा दिया। क्या आंसर लगा दिया? लैटिन भाषा। लेकिन बहुत से बच्चों ने इसका आंसर क्या लगा दिया? ग्रीक भाषा। तो कौन सा आंसर सही हुआ, लैटिन वालों का या ग्रीक वालों का? जो प्रिय विद्यार्थियों आप सोच रहे हैं किसी का भी आंसर सही नहीं हुआ, आंसर रहेगा अंग्रेजी भाषा। अब काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे ग्रीक भाषा का है, अभी आपने अपना आंसर पलट करके इसको अंग्रेजी भाषा बोल दिया। क्वेश्चनों की तरफ ध्यान दीजिएगा, एकाग्रता बनाइए, कंसंट्रेशन रखिए। मैंने ये नहीं कहा कि साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको कहा साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, और नेट के एग्जाम में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उस नेट के एग्जाम में उसने क्वेश्चन की परिभाषा चेंज कर दी, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी। उसने साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ना पूछ करके उसने डायरेक्ट पूछ लिया साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। जबकि मैं बात करता हूं जो इसके टुकड़े, ये आया कहां से? इस साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यदि ये क्वेश्चन होता तो हम आंसर देते ग्रीक भाषा, ऑप्शन में ग्रीक ना मिलती तो आंसर देते यूनानी भाषा। साइकोलॉजी शब्द, आंसर अंग्रेजी भाषा। साइकोलॉजी शब्द का विकास कहां से हुआ या साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आंसर देंगे ग्रीक भाषा। आपसे पूछे साइकी शब्द किस भाषा का है, तो आंसर ग्रीक। ये दोनों साइकी व लॉग्स, ये दोनों ग्रीक भाषा के हैं, और इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर ही अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहलाया।
ये आपके दोनों साइकी व लॉग्स ग्रीक भाषा के इन दोनों से मिलकर ही किस शब्द की उत्पत्ति हुई है, अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जिसमें साइकी को अंग्रेजी में यदि देखें अलग अलग टुकड़े करके सोल, लॉग्स को इंग्लिश में लेके आए स्टडी, इंग्लिश से हिंदी पे आए सोल आत्मा और स्टडी अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाया, मनोविज्ञान। उम्मीद करता हूं अब आप कोई ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब देखिएगा जो बात गैरिट ने या रुडोल्फ गोइकल ने वर्तमान दौर में कही, जैसे रुडोल्फ गोइकल ने पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1590 में आकर के किया और इसका अर्थ देखने में हमें क्या मिला, आत्मा का विज्ञान। तो रुडोल्फ गोइकल को जनक क्यों नहीं कहा था? इसलिए नहीं, जब तक तो रुडोल्फ गोइकल पैदा भी नहीं हुए थे तब तक तो इस बात की भविष्यवाणी करके अरस्तु दुनिया को छोड़ करके चले गए थे कि जिसको आज आप साइकोलॉजी और उसके टुकड़े के अर्थ आत्मा का विज्ञान कहलाता है, अरस्तु ने तो सदियों पूर्व, शताब्दियों पूर्व, कई सौ साल पहले ही ये बता दिया था कि भाई साहब जो ये मनोविज्ञान है ये आत्मा का ही विज्ञान है। जो आज के दौर में हमने साइकोलॉजी के कहां से शब्द उठा है और इसका क्या मीनिंग निकल के आया, उस बात को पहले ही बता दिया था, आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। इसलिए हम कहेंगे अरस्तु क्या है, जनक। और एक व्यक्ति थे जिसका नाम है केलर। देखिएगा एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है केलर। केलर ने तो यह तक कह डाला, क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र। केलर के अनुसार यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किसके अनुसार मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, तो केलर के अनुसार मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र तथा मनोविज्ञान का जनक अरस्तु हैं। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। किसने कह दी ये बात? केलर ने। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा हमने देखा इसके पीछे इतिहास पर गए, दर्शन शास्त्र में ये जकड़ा हुआ था। जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम थे ठीक उसी प्रकार ये किसकी गुलामी की जंजीरों में था? मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की गुलामी की जंजीरों में था। एक स्वतंत्र विषय नहीं होता था। धीरे धीरे अरस्तु ने प्रयास किया, पहली बार परिभाषित करने की कोशिश की। किसी ने शब्द का पहली बार प्रयोग किया, किसी ने पहली बार परिभाषित किया और पेम्पोनोजी ने फिर आके कहा, क्या कहा कि नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं, ये तो किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है। और मन का विज्ञान कहा 17वीं सदी में, 16वीं सदी के अंत तक क्या चलता रहा? वही आत्मा का विज्ञान। फिर कहा कि नहीं, व्यक्ति को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि पेम्पोनोजी ने क्वेश्चन खड़े कर दिए। किन लोगों के ऊपर? उन्हीं लोगों के ऊपर जो उसे आत्मा का विज्ञान कह रहे थे। उन लोगों के ऊपर क्वेश्चन दाग दिए कि आत्मा क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका रंग रूप कैसा है, इसकी दिखावट कैसी है, इसकी बनावट कैसी है। इन सब बातों के जवाब अरस्तु के समर्थकों के पास नहीं थे और न होने के कारण उस परिभाषा को, आत्मा वाली परिभाषा को 16वीं सदी के अंत तक अमान्य कर दिया। यह क्वेश्चन भी आ सकता है, कब इस परिभाषा को, आत्मा वाली को अमान्य किया? 16वीं सदी के अंत में। और नई परिभाषा, मनोविज्ञान का नया दौर चल पड़ा 17वीं सदी में। और पेम्पोनोजी ने कहा कि आत्मा का विज्ञान नहीं, आज से मन को जानिए तो सब कुछ जान लिया। सामने वाले के मन को पढ़ना सिखाएंगे, तो वो बात कही पेम्पोनोजी ने। इन्होंने कहा कि मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। और फिर धीरे धीरे लोग इसी बात को मानते रहे। थॉमस रीड, बर्कली, जॉन लॉक आदि इसके समर्थन में भी आए। पूरी 17वीं सदी बीत गई, 18वीं सदी भी बीत गई और 17वीं और 18वीं सदी तक यही बात चलती रही। कौन सी? कि मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, जंगल का राजा शेर तो जब तक है जब तक सवा शेर नहीं टकरे। फिर हुआ क्या? फिर ये हुआ कि फिर अलग से साइकोलॉजिस्ट आए और जैसे ही अलग से साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने इनके ऊपर क्वेश्चन दाग दिए। साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या था? विलियम वुंट। क्या नाम था? विलियम वुंट। और विलियम वुंट ने आकर के वही क्वेश्चन दाग दिए जो क्वेश्चन पेम्पोनोजी ने
अरस्तू के समर्थकों पे दागे थे। अब कई बच्चे तो कई विद्यार्थी ये कंफ्यूज होंगे, सर कैसे याद रखें, किसने किसका विज्ञान बताया, कब बताया, इसके समर्थन में कौन आए। आप टेंशन मत लीजिएगा, आप बस वीडियो को देखते चले जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिए, इतिहास को बस थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, मनोविज्ञान के इतिहास को रटने की कोशिश ना करें। बाद में एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको पूरा क्रम भी बताऊंगा, कैसे इसके समर्थकों को ध्यान में रखा जाए, कैसे इसका सन याद रखा जाए, अपने आप सारी बातें सामने आएंगी। बस आप रट्टा ना लगा करके चीजों को ध्यान से देखते चले जाइएगा। तो विलियम वुंट ने आके वही क्वेश्चन दाग दिए पेम्पोनोजी के समर्थकों के ऊपर। कौन से क्वेश्चन की भाई साहब, आप कह तो रहे हैं कि मन का विज्ञान है, बताइए मन क्या करती कैसी, मन का स्वरूप कैसा, मन का रंग रूप कैसा। और इन सारे क्वेश्चनों के जवाब किसके पास भी नहीं थे, पेम्पोनोजी के समर्थकों के पास नहीं थे। और तब विलियम वुंट ने कहा कि नहीं, सामने वाले लोगों को बताया, जैसे मोदी ने भी लोगों को समझाने की कोशिश की कांग्रेस को उखाड़ दीजिएगा, कई सौ सालों से चलती रही है, इसने आपको ये किया वो किया, ठीक वैसे ही विलियम वुंट ने भी लोगों को समझाया कि भाई साहब आप गलत फहमी में जीते रहे हैं, मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है, सामने वाले व्यक्ति का मन को नहीं पढ़ा जा सकता, जब मन की आकृति, स्वरूप, रंग रूप कुछ भी नहीं पता है, अब क्या कर पाएंगे। ये बात विलियम वुंट ने लोगों को समझाई और विलियम वुंट ने कहा आइए मेरे पंडाल में, चलिए मेरे साथ, मैं नई चीजें बताता हूं और मैं कहता हूं कि मन का विज्ञान नहीं, चेतना का विज्ञान है। कौन कह रहा है, विलियम वुंट। इन्होंने आके विषय वस्तु बदल दी, विषय क्षेत्र वही है। क्या विषय क्षेत्र था मनोविज्ञान का, चीजों को जानना। क्यों आवश्यकता पड़ी है, इसीलिए दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ी है क्योंकि मनोविज्ञान चीजों को जानना सिखाता है। और हमारा दैनिक जीवन, हमारा व्यवहारिक जीवन जब ही सरल हो पाएगा जब चीजों का अध्ययन करना सीखेंगे, चीजों को जानना सीखेंगे। और चीजों को जानना कौन सिखाता है, वो मनोविज्ञान सिखाता है। और विलियम वुंट ने कहा विषय वस्तु बदल लीजिएगा, आज से सामने वाले व्यक्ति को, मन को पढ़कर नहीं उनको जान पाएंगे, उसकी चेतना को पढ़िएगा। विलियम वुंट ने कहा चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान ही आपका क्या है, मनोविज्ञान है। चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। बात कब की है, 19वीं सदी की, 19वीं सदी की बात है। देखेगा, हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, एक बार देखेगा, आइए पीछे चलिए, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं वैसे मोटी मोटी। सबसे पहले क्या हुआ, इस मनोविज्ञान के अंदर सबसे पहले अरस्तु ने आवाज उठानी शुरू कर दी। जैसे भारत को आजाद करवाने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी आदि लोगों ने योगदान दिया, धीरे धीरे अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। ठीक उसी प्रकार मनोविज्ञान को कोई जानता ही नहीं था। इसके इतिहास को जान रहे हैं आज हम। क्या हुआ, इसके इतिहास क्रम, इसका क्रम यात्रा क्या हुआ कि लोगों को पता ही नहीं था मनोविज्ञान नाम की भी कोई चीज होती है। लोग ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे और उसी जीवन को सरल बनाने के लिए क्या किया, अरस्तु जैसे दार्शनिक लोग हुआ करते थे, फिलोसफर हुआ करते थे, जो हम फिलोसफी पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं। यह दर्शन शास्त्र एक बहुत ही पुराना विषय है और मनोविज्ञान इसी का एक छोटा सा पार्ट होता था। और क्या किया, पहल की सबसे पहले अरस्तु जैसे व्यक्ति ने, अरस्तु ने कहा कि आइए दर्शन शास्त्र ही नहीं, हम किसको भी, मनोविज्ञान को भी जानने की कोशिश करते हैं। और मनोविज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने कहा कैसे जाना जा सकता है, आत्मा के विज्ञान के रूप में। अरस्तु ने कहा मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जा सकता है। फिर क्या हुआ, लंबे अरसे तक अरस्तु भी दुनिया को छोड़ के चले गए थे और लंबे अरसे तक यही बात दोहराते रहे, लोग भी एक दूसरे को बताते रहे आइए आत्मा को जानना है। जैसे बड़े बुजुर्ग कई बार खाना खाने के बाद कहते हैं ओम नमः शिवाय, आत्मा ही परमात्मा है, कई बार कहते हैं। ऐसी ही आध्यात्मिक बातें किया करते थे जो दार्शनिक लोग थे, अरस्तु जैसे, प्लेटो जैसे जो लोग थे, वो आध्यात्मिक बातें किया करते थे और उन्होंने आत्मा का जिक्र किया। लेकिन फिर क्या हुआ, 16वीं सदी का दौर गुजरा, कई सौ साल गुजर गए, यानी कैलेंडर वर्ष से भी पहले की बातें हैं जब आत्मा का विज्ञान बता डाला था मनोविज्ञान को, और कई सौ साल लग गए और 16वीं सदी के अंत तक उस परिभाषा को अमान्य कर दिया। और 16वीं सदी में ही यानी 1590 में साइकोलॉजी उस मनोविज्ञान के पर्यायवाची के रूप में, जब तक तो मनोविज्ञान का दौर पहली परिभाषा खत्म होने को थी आत्मा के विज्ञान, उसी समय 16वीं सदी के अंत में सन 1590
में ही पहली बार क्या मनोविज्ञान का एक पर्यायवाची, एक साइनोनियम साइकोलॉजी पहली बार प्रयोग किया गया। साइकोलॉजी शब्द का किसने प्रयोग किया? वो आपका रुडोल्फ गोएकल ने, और उसने पुस्तक लिख डाली, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक जिसका नाम था साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम साइकोलॉजिया कब लिखी? सन 1590 में। और 1590 में ही जो लिखी उसमें पहली बार लोगों ने देखा कि साइकोलॉजी नाम शब्द का प्रयोग किया गया है, जो किसका पर्यायवाची या साइनोनियम के रूप में लिया गया था? वो मनोविज्ञान के साइनोनियम के रूप में लिया गया था। और इसी दौर में उस मनोविज्ञान की परिभाषा का भी अंत होने वाला था, जो पहली बार परिभाषित अरस्तु ने किया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर कौन आए थे? पेम्पोनोजी, और उन्होंने कहा आत्मा का विज्ञान बिल्कुल भी नहीं। आज से यानी 16वीं सदी के अंत में तो आत्मा को अमान्य करवाया। 16वीं सदी के अंत में आत्मा को क्या करवाया था? अमान्य करवाया। और फिर 17वीं सदी के शुरुआत में, 17वीं के शुरुआत में पेम्पोनोजी ने क्या कहा कि आज से ये किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है। और फिर 200 सालों तक लगभग मन का विज्ञान ही लोग दोहराते रहे कि हाँ मन को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, क्योंकि मनोविज्ञान जानना सिखाता है चीजों को। और पूरी 17वीं सदी बीत गई और पूरी 18वीं, और 18वीं के अंत में कौन आ गए? विलियम वुंट आ गए। और विलियम वुंट ने कहा कि भाई साहब मन का विज्ञान भी नहीं है, इसको भी अमान्य कर दीजिएगा। और 18वीं के अंत में तो अमान्य कर दिया। और सदी आई 19वीं, और 19वीं सदी आते आते किसका विज्ञान बता दिया? चेतना का विज्ञान। यानी पहले हमने मनोविज्ञान में आत्मा की बस में सवार हुए, फिर आत्मा की बस से सवार होके कुछ दूरी तो तय कर ली, फिर उस बस को छोड़ा और दूसरी बस की टिकट ले ली, मन वाली बस की। फिर मन वाली बस से भी उतर गए कुछ दूरी तय करने के बाद, और फिर किसकी? 19वीं सदी में आते आते कौन सी टिकट कटवा ली? चेतना वाली बस। विलियम वुंट ड्राइवर थे उस बस में, जिसके विलियम वुंट ड्राइवर थे, चेतना वाली बस में बैठ गए। तो देखिएगा, चेतना का विलियम वुंट ने कहा कि किसका विज्ञान है? ये तो चेतना का विज्ञान है। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये चेतना शब्द का प्रयोग किया, इसके समर्थन में भी कुछ लोग आए कि हाँ चेतना का विज्ञान है। समर्थन में आने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम जेम्स सली। चिंता मत कीजिएगा, बाद में सारी चीजों को सरल करेंगे और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाने की आपको कोशिश भी की जाएगी। तो जो इसके समर्थन में आए, विलियम जेम्स सली, वाइवस टीचनर आदि। जो ये टीचनर हैं, ये टीचनर इसी विलियम वुंट के शिष्य रहे हैं, और इन्होंने भी अपने गुरु का साथ दिया कि हाँ हम आज से चेतना का विज्ञान मानेंगे, न कि मन का विज्ञान। लेकिन इसका प्रयोग तो कर लिया चेतना शब्द का, लेकिन एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा विलियम वुंट के सामने या इसके समर्थकों पर नहीं उतार पाए। उन्होंने गांधीवादी नीति अपनाने की कोशिश की, भगत सिंह वाली नीति अपनाने की कोशिश नहीं की। जैसे अभी तक तो क्या हुआ था? यह हुआ कि आत्मा का विज्ञान बताया, चलता रहा, लेकिन लोगों ने आत्मा के विज्ञान के जो नारे लगाते आ रहे थे उन पर गुस्सा उतार दिया। किसके समर्थकों ने? पेम्पोनोजी के समर्थकों ने। क्योंकि पेम्पोनोजी के समर्थकों ने क्या कह डाला था? पेम्पोनोजी के समर्थकों ने तो यह कह डाला था कि नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं, मन का विज्ञान। तो उन्होंने उनको दोषारोपण ठहरा दिया। और फिर हुआ क्या? ऐसे ही विलियम वुंट या उसके समर्थकों ने, किसको? पेम्पोनोजी के समर्थकों को यह कह डाला था कि भाई साहब, डायरेक्ट उनको यह कहा कि बताइए कैसे मन का विज्ञान है? नहीं है मन का विज्ञान। और इन्होंने परिभाषा को बदलवाया, चेतना का विज्ञान कह डाला। अब एक व्यक्ति ने कहानी में ट्विस्ट पैदा कर दिया, ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति का नाम है विलियम मैकडूगल। क्या नाम है? विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल ने गांधीवादी नीति अपनाई। कैसे गांधीवादी नीति? इन्होंने सीधे क्वेश्चन नहीं किए, सीधा विलियम वुंट जैसे लोगों से या विलियम वुंट के समर्थकों से ये नहीं पूछा कि भाई साहब आपने कैसे कह डाला चेतना का विज्ञान। नहीं, जैसे गांधी अहिंसा के पुजारी थे और वो एक पुस्तक के माध्यम से, किताबों के माध्यम से अपने भाव को लोगों के सामने प्रकट करते थे, ठीक उसी प्रकार विलियम मैकडूगल ने सीधे क्वेश्चन ना दाग करके, सीधा ये क्वेश्चन ना पूछ करके कि कैसे आप चेतना विज्ञान कह सकते हैं, बल्कि अपनी ही पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इनकी एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी,
इसका हिंदी में नाम है मनोविज्ञान की अवधारणा। कई बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, मनोविज्ञान की अवधारणा। कई बार पूछा जाएगा कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो क्या बताएंगे, विलियम मैकडूगल की। तो इन्होंने सन 1905 में ये पुस्तक लिखी, सन 1905 में पुस्तक लिखी विलियम मैकडूगल ने, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और क्या हुआ इस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द को बुरा शब्द बता दिया। चेतना शब्द को क्या बता दिया, बुरा शब्द बता दिया, अथवा इसकी बुराई कर डाली, अथवा विलियम वुंट का नाम लिए बिना मैं ये कह सकता हूं कि विलियम वुंट के ऊपर कटाक्ष कर दिया। जैसे एक कवि दूसरे कवि पर कटाक्ष, किसी नेता पर बिना नाम लिए कटाक्ष करता है, ठीक वैसे ही विलियम मैकडूगल ने बिना विलियम वुंट का नाम लिए अपनी पुस्तक में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की अवधारणा में अपनी भावना को व्यक्त कर दिया। और पेज नंबर 16 इस पुस्तक को यदि हम रीड करेंगे तो इसके पेज नंबर 16 पर यह कहा कि चेतना शब्द को जिस प्रकार खुलेआम प्रयोग किया जा रहा है, जिसको साधारणतः आम जन में प्रयोग लाया जा रहा है, वह एक बहुत ही बुरी बात है। यानी कड़े शब्दों में इस चेतना शब्द की क्या कर दी, निंदा कर दी, इसकी आलोचना कर डाली। किस व्यक्ति ने, विलियम मैकडूगल ने। और विलियम मैकडूगल ने इसकी बुराई कर दी। अब कहानी में नया ट्विस्ट क्या पैदा हो गया, आइए एक साइकोलॉजिस्ट का मैं नाम लिखता हूं, सिगमंड फ्राइड। अच्छे से आपने नाम सुना होगा सिगमंड फ्राइड का, सिगमंड फ्राइड। ये सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के वियना शहर से संबंधित हैं, ऑस्ट्रिया के वियना शहर से संबंध रखते हैं। क्या हुआ, जो सिगमंड फ्राइड एक चिकित्सक हुआ करते थे, एक डॉक्टर हुआ करते थे, ये पागलों का अध्ययन किया करते थे। इन्होंने मन का विश्लेषण किया था और मन का विश्लेषण करने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत पैदा किया जिसका नाम है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद या मैं इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कह सकता हूं या मनोविश्लेषणवाद भी कह सकता हूं। मन का विश्लेषण कर डाला और मन को 3 अलग अलग कैटेगरियों में बांट दिया। कौन सी 3 अलग अलग कैटेगरी, एक चेतन मन और दूसरा अर्ध चेतन मन और तीसरा अचेतन मन। देखिएगा, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को 3 अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ऐसा क्यों हमने सिगमंड फ्राइड का यहां उदाहरण लेना पड़ा, क्यों फिल्म में सिगमंड फ्राइड ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर दिया, मेन एक्टर का रोल अदा कर दिया। कैसे मेन एक्टर का, देखिएगा, वो इस प्रकार अदा किया कि हम करते करते मनोविज्ञान के इतिहास को देखते आ रहे थे, मनोविज्ञान की यात्रा क्रम को देखते आ रहे थे। और मनोविज्ञान की यात्रा हम किस बस में कर रहे थे, चेतना के विज्ञान में, कभी आत्मा के विज्ञान से चले थे, मन के विज्ञान पे पहुंचे थे। करते करते चेतना के विज्ञान पे ला डाला विलियम वुंट ने। लेकिन विलियम वुंट की कड़े शब्दों में निंदा किसने कर दी, विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में। इस पुस्तक में एक खास बात और मैं बता दूं, इस पुस्तक में पहली बार व्यवहार शब्द का भी प्रयोग किया गया था। व्यवहार, ध्यान रखिएगा, व्यवहार शब्द का भी पहली बार प्रयोग किसने किया है, विलियम मैकडूगल ने। उसका जिक्र भी इसी पुस्तक के अंदर है। यह बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, नोट करने वाली बात है, व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग। तो देखिए, आइए वापस मुद्दे पर। चेतना शब्द पर करते करते हम चेतना पर पहुंचे थे, चेतना पर यात्रा आ पहुंची थी। लेकिन इसी चेतना की निंदा करने वाले व्यक्ति भी थे। जैसे आज नरेंद्र मोदी किसानों के लिए बिल लेकर आए हैं, तो कोई पक्ष में भी है, लेकिन कोई उसी बिल के विरोध में भी है।
है। ठीक उसी प्रकार चेतना के पक्ष में भी बहुत से लोग थे जो उसके समर्थन थे। विलियम जेम्स, जेम्स सली, वाइवस, टीचनर आदि प्रचार कर रहे थे कि चेतना को जानिएगा। लेकिन तभी विलियम मैकडूगल ने कहा, भाई साहब, जिस प्रकार आप खुलेआम कह रहे हैं चेतना को जानिए, यह आप बुरी बात है, बुरी कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर दी। और इसीलिए हमने सिगमंड फ्राइड का उदाहरण उठाना पड़ा। सिगमंड फ्राइड इसलिए मेन एक्टर के रोल में आए। इन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ चेतना नहीं, क्योंकि विलियम वुंट तो ये कह रहा है कि चेतना को जान लिया तो मनोविज्ञान को जान लिया, क्योंकि मनोविज्ञान क्या सिखाता है, फिर बार बार कह रहा हूं, चीजों को जानना सिखाता है। और उसी में विलियम वुंट ने विषय वस्तु क्या ली, चेतना को लिया, कि चेतना को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। अब ये भी जानेंगे चेतना होती क्या है। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने कहा सब कुछ चेतना ही नहीं होती। क्या आप तो चेतना को जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। सिगमंड फ्राइड के ही समर्थन में कौन भी रहे, विलियम मैकडूगल रहे। क्यों? क्योंकि बुराई तो विलियम मैकडूगल ने किसकी की है, विलियम वुंट की है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ चेतना माना। और जबकि सिगमंड फ्राइड ने कहा, भाई साहब, सब कुछ चेतना नहीं होता, हमारा दिमाग 3 अलग अलग भागों में बंटा होता है। चेतना भी होती है, अर्ध चेतना भी होती है और अचेतना भी होती है, यानी चेतन मन भी होता है। यानी साइंस में या विज्ञान में हम कह देते हैं अग्र भाग, आगे वाला भाग, मध्य भाग, बीच वाला और पश्च भाग। अग्र, मध्य और पश्च भाग, यानी माइंड के 3 अलग अलग भाग। ठीक उसी प्रकार इसने कहा मन के 3 भाग, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो इसीलिए सिगमंड फ्राइड ने नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। जो विलियम वुंट सब कुछ ये कह रहा था, चेतना को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने कहा, भाई साहब, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। माइंड तो 3 तरह से जानना पड़ेगा। माइंड का चेतन वाला पार्ट भी होता है, अर्ध चेतन भी पार्ट होता है और उसका अचेतन भी पार्ट होता है। देखेंगे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में कि सिगमंड फ्राइड ने कैसे इन 3 भागों को किस प्रकार से डिवाइड किया है, क्या चर्चा की है, कैसे कैसे चेतन मन हमारा काम करता है, कैसे अर्धचेतन काम करता है और कैसे अचेतन काम करता है, और क्यों उस विलियम वुंट की आलोचना हुई थी। क्या उसकी आलोचना करना बिल्कुल सही था या गलत था, इस बात को सिद्ध करेंगे आपके सिगमंड फ्राइड। देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।